जय हिंद दोस्तों। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसके लिए काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स हैं और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है उसके रास्ते में क्या बाधाएं हैं, आज यही सारी बातें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जो चीज यहां पर यूपी के लिए काम कर रही है उसमें सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज आती है, वो है यूपी की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में, इस 24 करोड़ की पॉपुलेशन में भी युवाओं की जनसंख्या बहुत है। तो भारत की ही तरह से उत्तर प्रदेश को भी मिला हुआ है एक बड़ा डेमोग्राफी डिविडेंड, जो मिलकर के बनाता है एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स। इस वर्कफोर्स का इस्तेमाल करके यूपी की जीडीपी बढ़ाई जा सकती है। एक पहला प्लस पॉइंट, पहला पॉजिटिव स्ट्रेंथ तो ये है। दूसरी बड़ी चीज यहां पर आप देखेंगे वो ये कि हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स की हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए किए गए 300 से ज्यादा रिफॉर्म्स। जहां आप देखेंगे कि पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर हुआ करता था 2015-16 में। ये रैंकिंग इंप्रूव हुई 12th और फाइनली जब लास्ट रैंकिंग जो भी आई है उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सेकंड है। देखिए, करंट रैंकिंग ऑफ उत्तर प्रदेश इज सेकंड और जो लास्ट रैंकिंग हुई थी उसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को जरा समझिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके राज्य में बिजनेस करना कितना आसान है, बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की आवश्यकता होती है, आपको कई सारे तरीके के क्लियरेंसेस की जरूरत होती है, कई सारे तरह के नो ड्यूज की जरूरत होती है, लैंड एक्विजिशन की जरूरत होती है, प्रॉपर्टी परचेस करना होता है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके राज्य में टैक्सेशन की पॉलिसी कैसी है, टैक्स रिजीम कैसी चल रही है, क्या कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्या कोई टैक्स हॉलिडे मिलता है। इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं जो कि मिला करके किसी भी राज्य में, किसी भी रीजन में बिजनेस करने का माहौल तैयार करती हैं। उत्तर प्रदेश लगातार इस माहौल को इंप्रूव करता जा रहा है और इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की ये रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। देखिए, किसी भी रीजन में बिजनेस करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है और वो होता है पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति का माहौल, कि क्राइम रेट्स कम होने चाहिए। याद करिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। इतनी इंडस्ट्रीज थी कानपुर में, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ की इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, क्यों यहाँ की इंडस्ट्रीज धीरे धीरे निकल करके एनसीआर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में शिफ्ट हो गई। इसका बहुत बड़ा कारण है लॉ एंड ऑर्डर की पुअर सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का खराब होना, इलेक्ट्रिसिटी का ना आना। यहाँ पर क्राइम रेट्स इतने ज्यादा थे, कोई भी उद्योगपति अगर कभी ग्रो करने लगता था तो उसके पास फिरौती की मांग करने वाले लोग आना शुरू हो जाते थे, क्रिमिनल्स के कॉल आने शुरू हो जाते थे। उनके घर के फैमिली मेंबर्स सेफ नहीं रहते थे, कब किसका किडनैप हो जाए, कब किससे बड़ी फिरौती की रकम मांग ली जाए। यही सारे डर के कारण यहाँ से धीरे धीरे करके उद्योग धंधे पलायन कर गए। यही हाल आपको बिहार में नजर आएगा। जिन भी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब होती है वहां पर बिजनेस का माहौल नहीं होता। आपको क्यों इंडस्ट्रीज सोमालिया में, बुरुंडी में, माली में यहाँ नहीं देखने को मिलती, सब सहारन कंट्रीज में? क्योंकि यहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं है। कोई कभी सीरिया में, इराक में फैक्ट्री लगाने के लिए जाएगा, कभी आप सुनेंगे कि वहां पर एफडीआई हो रही है? अफगानिस्तान में कोई एफडीआई कर रहा है? नहीं। आपको कहां सुनने को मिलता है कि एफडीआई हो रहा है? ऐसे देशों में जहां पर की शांति का माहौल है। उत्तर प्रदेश में एक देखिए सेंटिमेंट तो बना है, सेंटिमेंट बना है कि उत्तर प्रदेश में अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और कई सारे देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी हम लोग बातें कर सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि कुछ कुछ मामलों में मामूली और कुछ कुछ चीजों में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। खासकर से जो राइटिंग के केसेस हुए थे, जो रॉयट्स होते थे, हर साल, हर कुछ साल पे आप सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, उन राइट्स की संख्या कम हुई है। जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उनके नंबर्स भी सिग्निफिकेंटली गिरे हैं उत्तर प्रदेश में। इन सब कारणों से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने का एक माहौल डेवलप हुआ है और वो इंडस्ट्रीज जो यहां से कभी पलायन कर गई थी अब वो भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही है। देखिए, अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में लगाई है। तो जब ये सब कुछ होता है ना तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है और उसको देखा देखी और इंडस्ट्रीज अपने आप चली आती हैं। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो अगली स्ट्रेंथ है वो है यहाँ का तेजी से इंप्रूव होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो देखिए, ये कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश नहीं, ये एक्सप्रेसवे प्रदेश है। यहाँ पर इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में ही है और ये लगातार और बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादा रोबस्ट होता जा रहा है। इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे भी यहीं बना था
नोएडा से लेकर आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे, और उसके बाद तो ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। आगरा से लेकर के ये आया लखनऊ तक, लखनऊ से गया ये गाजीपुर तक, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फिर ये लिंक एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद आजकल बात करी जा रही है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक के गंगा एक्सप्रेसवे की, जिसको बढ़ा करके बलिया तक किया जाएगा। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये भी बलिया तक पहुंचेगा। इसके बाद न्यू दिल्ली के चारों तरफ देखिए बनाया गया है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसका जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश में लाई करता है। दिल्ली से लेकर के मेरठ तक के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है वो, फिर दिल्ली से लेकर के देहरादून तक के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसका सहारनपुर तक का स्ट्रेच वो भी उत्तर प्रदेश में ही आएगा। फिर एक बात की जा रही है आजकल गोरखपुर से लेकर के शामली तक का एक एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट के जिलों को जोड़ेगा, तो ये भी एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस तरह से एक्सप्रेसवेज का एक रोबस्ट नेटवर्क उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाएगा। देखिए, आपने कई दफा सुना होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जी का कहना था कि अमेरिका अमीर है, अमेरिका एक समृद्ध राष्ट्र है, इसलिए यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका में सड़कें बहुत अच्छी हैं, इसलिए अमेरिका अमीर है और एक समृद्ध राष्ट्र है। देखिए, इसी फिलॉसफी पर उत्तर प्रदेश शायद आजकल काम कर रहा है और यहाँ पर लगातार अपनी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करता जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, जब से दुनिया फैक्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में आई है, तब से अब इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है कि फैक्ट्रीज का सामान मार्केट तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए और फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल्स की सप्लाई जल्दी की जाए। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में 9000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है। शायद इंडिया में सबसे डेंस रेलवे नेटवर्क आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो जो कि रेलवे के मैप में ना हो, जहां तक आप रेलवे का इस्तेमाल करके नहीं पहुंच सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज थ्राइव करना शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स भी हैं। उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई कोना है जहां पर कि आप एयर कनेक्टिविटी नहीं पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश को एक डिसएडवांटेज मिला हुआ है हिंटरलैंड स्टेट होने का। यहां से अब कोई कोस्टल बाउंड्री तो लगती नहीं उत्तर प्रदेश की, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं हो सकती। उनको उत्तर प्रदेश ऐसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है यहाँ का जो एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए इतने सारे एयरपोर्ट्स, और उसके बाद इंडिया में बनाया जा रहा है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब हो गया ऐसे रेलवे ट्रैक्स जिन पर सिर्फ फ्रेट ट्रेन ही चलेंगी, यानी कि गुड्स ट्रेन चलेंगी, मालगाड़ियां चलेंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो उत्तर प्रदेश से होकर कहीं ना कहीं गुजरते हैं। ये देखिए, आप ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखेंगे जो कि गाजियाबाद की दादरी से शुरू होकर के मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट तक जाता है। दूसरा आप देखेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के दालकुनी तक जाता है। इसके अलावा ये आपको नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिखाई देगा। ये पीरथला, ये भी गाजियाबाद के पास में है, यहां से शुरू होकर के विजयवाड़ा और आगे चल करके ये पूरा चेन्नई के आसपास तक पहुंचेगा। इन डीएफसीज के होने के कारण उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंडस्ट्री लगती है और वो यहां से सामान बना करके एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो वो भी आसानी से जो पोर्ट रीजन है, पोर्ट्स हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, एयरपोर्ट्स में से एक और बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस समय उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट। ये एनसीआर रीजन का दूसरा एयरपोर्ट होगा। बड़ा क्या, दिल्ली का जो मेन एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहां पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, उस कंजेशन को भी ये कम करने का काम करेगा। फिर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग वाटरवेज की बात करें, इनलैंड वाटरवेज की, तो उससे भी वेल कनेक्टेड है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी रिवर्स हैं, उसमें जो मेन रिवर है गंगा रिवर। देखिए, जैसे नेशनल हाईवेज को नंबरिंग की जाती है, नेशनल हाईवे 1, 2, 3, इसी तरीके से इनलैंड वाटरवेज के भी नंबरिंग अप कर दिए गए हैं। उसमें से इनलैंड वाटरवे 1 जो कि प्रयागराज से शुरू होकर के हल्दिया तक जाता है वेस्ट बंगाल के, वो यहीं से तो वो उसका एक बड़ा हिस्सा तो उत्तर प्रदेश से ही जाता है। तो अगर उत्तर प्रदेश की किसी इंडस्ट्री को इस कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करना है तो वो भी बड़े आसानी से इस इनलैंड वाटरवे का इस्तेमाल करके के जा सकते हैं। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बहुत रॉबस्ट है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ पर हर जगह ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब काफी इंप्रूव हो चुका है। यहाँ के सभी गांव अब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है।
और इनफैक्ट सौभाग्य स्कीम के तहत अब उत्तर प्रदेश के लगभग सभी घर भी बिजली से कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में मेट्रो ट्रेन का भी नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट रजिस्टर कर रहा है। अगले कदम की बात करते हैं, पर एक और जो उत्तर प्रदेश के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, वो है उत्तर प्रदेश की वास्ट प्लेन एरिया। आप इंडिया के किसी भी स्टेट का अगर आप फिजिकल मैप उठा करके देख लें, इतना बड़ा वास्ट प्लेन लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो देखिए प्लेन लैंड होता है बहुत कन्वीनियंट होता है कि अगर आप यहाँ पर कनेक्टिविटी इंप्रूव करना चाहें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहें, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना चाहें, कैसी भी प्लानिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल ज्योग्राफिक फीचर होता है। और यही कारण है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने सारे तरीके की डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, रिवर्स बहुत सारी हैं। इस तमाम रिवर्स के कारण एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश मिनरल्स में भी रिच है। उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज जैसे कि आप देखेंगे बुंदेलखंड का एरिया हो गया या फिर सोनभद्र का एरिया हो गया, यहाँ पर आपको मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। बाकी इसकी जो कनेक्टिविटी है छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उनके कारण से यहाँ पे रॉ मटेरियल की सप्लाई करना भी बहुत आसान है। देखिए एग्रीकल्चर की बात आई है तो यहाँ पर मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर कर दूं। इंडिया को कृषि प्रधान देश ऐसे ही नहीं बोलते। इंडिया की जो एग्रीकल्चर है ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करती है। और देखिए एक बार यही कारण है कि एक बार भारत के वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि देश की असली जो अर्थव्यवस्था है वो तो मानसून चलाता है। देश का असली वित्त मंत्री मानसून है, क्योंकि वो तय करता है कि इस साल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसा होगा और उसके कारण देश की पूरी अर्थव्यवस्था चल पाती है। वो कैसे, जरा एक बार को देखिए। बारिश अच्छी होती है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो रूरल एरियाज में अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो उससे क्या होगा, उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बेच करके जो गांव के लोग हैं, जो लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं, भारत में अभी भी 40% से ज्यादा, लगभग 43-44% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। अब सोचिए वो जो 44% पॉपुलेशन है, वो जब वो फसल बेचती है तो उसके जेब में पैसे आते हैं, लिक्विडिटी आती है। उस लिक्विडिटी के कारण वो खरीदारी करता है, जिससे रूरल डिमांड जनरेट होती है। अब सोचिए कि जब किसान के पास में हार्वेस्ट सीजन में एक बार को फसल काटने पर कुछ पैसे आते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसकी जैसी उसके पास में एग्रीकल्चरल फील्ड है, जितना एरिया है, वो बेचने के बाद में जो भी पैसा आएगा उससे वो कुछ खरीदारी करता है। कोई 2 व्हीलर खरीदता है, कोई अपना घर बनवाता है, कोई कार खरीदता है, कोई कुछ करता है, कोई अपनी बेटी की शादी करता है। इन सभी से जनरेट होती हैं डिमांड्स। अब ये जो रूरल डिमांड है इसको पूरा करने के लिए बढ़ाना पड़ता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चाहिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उस एम्प्लॉयमेंट से जितने भी लोग वहां पर काम करते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनके पास में आती है सैलरी। अब सैलरी से उनकी जेब में भी पैसा आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई मार्केट में। उस लिक्विडिटी को वो फिर से खर्च करते हैं ये सारे एम्प्लॉइज, तो और ज्यादा डिमांड होती है और ज्यादा डिमांड जनरेट होती है। और इस डिमांड को फिर फर्दर पूरा करने के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना पड़ता है, इससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और लिक्विडिटी और डिमांड एंड सो ऑन। इस तरीके से करके देश की अर्थव्यवस्था एक स्पाइरल राइज में आती है और हर साल जीडीपी बढ़ते हुए आपको दिखाई देती है। लेकिन इन सबकी शुरुआत कहां से होती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। उत्तर प्रदेश के पास में ये एक बड़ा एडवांटेज है कि उत्तर प्रदेश के पास में एक वास्ट प्लेन लैंड है और उस प्लेन लैंड पे उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर कर सकता है, उससे रूरल डिमांड आ सकती है। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में अगर रूरल डिमांड ही नहीं होगी, लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, डिमांड नहीं जनरेट करेंगे, तो कौन यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? इसके अलावा देखिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए एक और बहुत बड़ी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एंसिलरी इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए कि कोई एक बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी कंपनी है, वो किसी देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, अभी के लिए समझ लेते हैं शेवरोले। मान लीजिए अमेरिका की शेवरोले कंपनी जनरल मोटर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी? वो अपने साथ कैपिटल लेकर आ सकती है, टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकती है, कुछ जो बड़े मेजर पार्ट्स हैं वो लेकर के आ सकती है अपने साथ। वो इंजन लेकर के आएगी, गियर बॉक्स लेकर के आएगी, क्लच प्लेट, ये सब कुछ जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं वो लेकर के आएगी। लेकिन उसकी जो छोटी छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि कार में लगने वाली सीट्स हैं, उसके कवर है, उसमें लगने वाला वो उसका स्टीयरिंग सिस्टम है, उसमें लगने वाले कांच हैं, ग्लास है, उसमें लगने वाला मेटल है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो वो यहीं लोकली परचेस करेगी। तो तभी यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी जब उसको पता है कि सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल होंगे। और ये सारे पार्ट्स, ये जो छोटी चीजें होती हैं, सप्लाई कौन करती है? एंसिलरी इंडस्ट्रीज उनको बोलते हैं जो सप्लाई करते हैं।
जनरली ये सब होते हैं एमएसएमई। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का एक रोबस्ट नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में 96,96,00,000 एमएसएमईज भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर किसी ना किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना हो रही हो। और ये आज से नहीं है, बहुत समय से आप सुनते हैं कि लखनऊ में टेक्सटाइल का काम होता है, चिकनकारी वर्क आपने सुना होगा, अलीगढ़ में आपने ताले का काम सुना होगा, मेटल वर्क सुना होगा, फिरोजाबाद में ग्लास के बारे में सुना होगा, वहां की चूड़ियां प्रचलित थी, मुरादाबाद के बारे में आपने सुना होगा, वहां पर ब्रास वर्क हुआ करता था, पीतल वहां का फेमस है, जौनपुर में आपने चांदी के वर्क का काम सुना होगा, आपने बनारस में सिल्क का काम सुना होगा, आपने मिर्जापुर में कालीन का उद्योग का नाम सुना होगा, वुलन वर्क, भदोही में कालीन बनती है वहां की उसके बारे में सुना होगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज हर जिले में कोई ना कोई मौजूद थी पहले से भी, और आज भी ऐसी एमएसएमईज यहाँ पर काम कर रही हैं। आगरा में, कानपुर में लेदर इंडस्ट्रीज के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो एमएसएमईज हैं ये कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक माहौल तैयार करती हैं। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि उत्तर प्रदेश की जो बड़ी विशाल जनसंख्या है और वो जो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे उसको केटर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश में 8,507 कॉलेजेस बताए जाते हैं। अगर इसमें हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1,000 से ज्यादा आपको दिखाई देंगे। ये देखिए 1,000 से ज्यादा प्रोफेशनल कॉलेजेस यहाँ पर मिलेंगे जो कि प्रोफेशनल वर्कफोर्स तैयार करते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के आधार पर आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश अब लगातार अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता जा रहा है। लेकिन देखिए ये तो बात थी 350 बिलियन डॉलर तक की अर्थव्यवस्था की, पहुंचना तो हमको है 1 ट्रिलियन डॉलर बाय 2027। तो यही जितनी स्ट्रेंथ की हम लोगों ने बात की, ये हमारी स्ट्रेंथ है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन चैलेंजेस को दूर किए बिना उत्तर प्रदेश अपने इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। चैलेंजेस की अगर बात करें तो जो सबसे पहला चैलेंज आता है वो यही आता है, इसी डेमोग्राफी डिविडेंड की बात करें तो कहने के लिए 24 करोड़ पॉपुलेशन है, कहने के लिए इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यहाँ से बड़े पैमाने पर लोगों को डिग्री दे रहे हैं। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोलती है कि 80% यहाँ से जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। ये रोजगार परक नहीं है, इनके पास सिर्फ डिग्री है, स्किल नहीं है। तो देखिए सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको उनको एम्प्लॉयबल स्किल देनी पड़ेगी, प्रोफेशनल स्किल देनी पड़ेगी, जिससे कि वो जाकर के इंडस्ट्री में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ से इंजीनियरिंग करके निकलते हैं लेकिन उनको इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद इंडस्ट्री वालों को फिर से ट्रेनिंग करानी पड़ती है इनकी। तो वो जो 4 साल तक उन्होंने वो प्रोफेशनल डिग्री ली, वहां पर वो क्या कर रहे थे? तो इस अपस्किलिंग का काम हमको बहुत ही सीरियसली करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश के सामने वो है यहाँ का रैम्पेंट करप्शन, जिससे कि आप सभी परिचित हैं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है वो है एग्रीकल्चर में ही। एग्रीकल्चर में जहां हमारी स्ट्रेंथ है उसी के साथ साथ यहाँ पर एक चैलेंज भी बना हुआ है कि जितनी ग्रोथ रेट हमको एग्रीकल्चर में चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। और इसका कारण है कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चरल स्किल्स का डिसेमिनेशन ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा। फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज वीक हैं। जो टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डेवलप करते हैं वो यहाँ पर फाइनली ग्राउंड पर किसानों तक नहीं पहुंच पाती, किसान उन टेक्नोलॉजीज को अपना नहीं पाते। तो ये चीज हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर किसी भी तरह से वीक रह गया तो वो रूरल डिमांड नहीं जनरेट करेगा और फिर आगे की वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल नहीं चल पाएगी। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सभी टारगेट्स को अचीव कर लिया जाए। खासकर से ये जो हर खेत को पानी वाला जो उसका एक डायमेंशन था उसको अचीव कर लिया जाए कि एक भी एग्रीकल्चरल फील्ड उत्तर प्रदेश का रेनफेड ना रह जाए, वो किसी ना किसी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटी से जुड़ा हो। यहाँ पर किसानों को हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मिले, यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक से इंप्लीमेंट हो, उसका मजाक ना बनाया जाए जैसा कि अभी तक हमको देखने को मिल रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को ऑप्टिमम कंडीशन पर पहुंचाया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। हमको इस समय आवश्यकता है कि हम लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर ध्यान दें। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती, कम कैपिटल में शुरू हो सकता है और वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकता है। ऐसी इंडस्ट्रीज
जैसे कि एग्जाम्पल की तरह से बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद शू एंड एपरल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलिंग, इस तरीके की तमाम सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। इनके ऊपर में हमको फोकस करना चाहिए। देखिए, एक अच्छी चीज इंडिया में देखने को मिल रही है, हम लोग पहले बात करते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से अब आगे बढ़ करके हमको अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी देखने को मिल रहा है, जहां देश के फेडरेशन की सभी यूनिट्स आपस में एक हेल्दी कंपटीशन कर रही हैं। अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे और भी राज्य यहाँ पर आपस में एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो ये जो रास्ता है हम जल्दी तय कर पाएंगे और ओवरऑल जो देश का सपना है उसको हम लोग जल्दी अचीव कर पाएंगे।